हाँ जी, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। ए फिक्स्ड एसेट इज परचेज फॉर 25 lakhs, 25 लाख रुपए। अच्छी बात है। ठीक है जी, 25 लाख रुपए का हमारा एसेट था और गवर्नमेंट ग्रांट्स जो रिसीव हुए हैं वो हुए हैं 10 लाख रुपए के। ओके, क्वेश्चन में जो गिवन है चीज, इसकी रेसिडुअल वैल्यू थी 5 लाख रुपए और इसकी यूजफुल लाइफ थी 5 years। Assume depreciation on the basis of straight line method. Asset is shown in balance sheet net of grant। अब इसका क्या मतलब है, कोई मेरे को बता सकता है? नेट ऑफ ग्रांट, नेट ऑफ ग्रांट का मतलब ये है सर, ये हमसे है ना मेथड नंबर 1 फॉलो करवाना चाह रहे हैं। ये जो है ये हमें बताता है नेट ऑफ ग्रांट का मतलब क्या है, मेथड नंबर 1। ठीक है ना, ये बात तो पढ़ करके ही समझ में आ जानी चाहिए। ओके, कि इसका मतलब क्या है। तो ये हमारा मेथड नंबर 1, नेट ऑफ एसेट। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है ग्रांट बिकेम रिफंडेबल टू द एक्सटेंड ऑफ 6 लाख ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन कंडीशन, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर 2 years। नेक्स्ट ईयर ही ऐसा हो गया। ठीक है जी, नॉन कंप्लायंस इनकी कोई सामने आ गई होगी जो कि ग्रांट से रिलेटेड जरूरी थी, तो ऐसा हुआ। चलो अब हुआ तो हुआ, हम लोग इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। आइए अपनी जर्नल एंट्रीज लिखनी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए, आंसर नंबर 3 है ये हमारा, थर्ड आंसर। ठीक, पहली एंट्री हमारी ईयर 1 की। अब मेथड तो क्लियर है ना आपको कि मेथड नंबर 1 में क्या था, नेट ऑफ एसेट के अंदर क्या होता है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 25 लाख रुपए। और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। जो हमें रिसीव हुआ वो था 10 लाख रुपया एज ए गवर्नमेंट ग्रांट्स। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन लगा कितना सर, 25 की चीज 15 की हो गई और 15 के ऊपर हमारे पास में उसकी रेसिडुअल वैल्यू 5 लाख रुपए दी हुई है और 5 years का उसका टाइम पीरियड है। कितना हो जाएगा सर ये, 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन हो जाएगा हर साल। हमने एंट्री बना दी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, 2 लाख रुपए की। और फिर इसको पी एंड एल में एडजस्ट भी कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, 2 लाख रुपए। ठीक है सर, अब ईयर नंबर 2 आया, ईयर 2, और उसमें हमें पैसा रिफंड करना पड़ गया सब्सिडी का, किसी नॉन कंप्लायंस के चलते हुए। ठीक है जी, तो हमारे पास में जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी रिफंड के टाइम पे। देखो जी, अब हमने जब मिला था तो रिसीव किया था तो माइनस कर दिया था। अब क्या करूंगा, जब पे करना पड़ा है तो फिर फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट को इंक्रीज कर दूंगा। तो एंट्री क्या बनेगी, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना, कितना सर, 6 लाख रुपए।
ये देख, ये मैंने 6 लाख रुपए क्यों लिया, वरना आपको दिमाग में आएगा कि सर 10 लाख रुपए वापस क्यों नहीं किए। लिखा है यहाँ पे 6 लाख रुपए, ये 6 लाख रुपए रिफंड किए, आपकी बारी 10 लाख नहीं रिफंड किए, मिले थे 10 लाख और वापस लिए हैं गवर्नमेंट ने कितने, 6 लाख, तो उतना ही लेंगे हम, है ना। तो गलत जर्नल एंट्री नहीं पास करनी है, तो हमने क्या लिख दिया, 6 लाख रुपए फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो डेप्रीसिएशन आएगा, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ये एंट्री लिखेंगे, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। जाहिर सी बात है कि हमने जो है रिवाइज वैल्यू के ऊपर लगाना है, और फिर पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। अब इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा देखिएगा ध्यान से। सर हमारे पास में कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ एसेट थी कितनी, 25 लाख माइनस 10 लाख। गवर्नमेंट ग्रांट्स हमें मिले थे ना, तो 25 माइनस 10 जितने रिसीव हुए थे 15 लाख। ठीक है, इसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लगाया था। हाँ जी सर बिल्कुल लगाया था। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन था 2 लाख रुपए, तो वो मैं माइनस कर देता हूँ। ये वैल्यू कितनी रह गई सर, 13 लाख रुपए। अब मुझे लौटाने जितने पड़ रहे हैं उतने ही तो ऐड करूंगा ना। हाँ सर, तो हमने ऐड कर दिया कितना, रिफंड अमाउंट कितना, 6 लाख। गलती से भी 10 लाख मत कर देना। ये कितने का वैल्यू का एसेट हो गया अब मेरे पास में, 19 लाख। अब 19 लाख के ऊपर रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, अब मुझे डेप्रिसिएशन काउंट करना है। तो 19 लाख में से मैं माइनस कर दूंगा अपने पास में 5 लाख, जो कि उसकी रेजिडुअल वैल्यू है। और टाइम लेफ्ट कितना है मेरे पास में सर, 4 ईयर, क्योंकि एक ईयर तो जा ही चुका है। तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, करीब 3.5 लाख रुपए। समझ में आई है कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हमने कितना लिख देना है, 3.5 लाख रुपए, 3,50,000 रुपीज। ठीक जी, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आसान था। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमारे पास में, फिफ्थ क्वेश्चन है। कहते हैं कि योग्या लिमिटेड है रिसीव स्पेसिफिक ग्रांट फॉर 300 lakhs, यानी कि 3 करोड़, फॉर एक्वायरिंग ए प्लांट एंड मशीनरी फॉर 15 लाख, 1500 लाख, यानी कि कितने हो गई ये, 15 करोड़। यानी कि सब्सिडी मिली है कितनी, 3 करोड़ की। एसेट कितने का परचेज कर रहे हैं ये, 15 करोड़ का, ड्यूरिंग द ईयर 18-19। और इस प्लांट एंड मशीनरी की यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 years। द ग्रांट रिसीव वॉज क्रेडिटेड टू डेफर्ड इनकम एंड शो इन द बैलेंस शीट। इसका मतलब ये क्या बात करना चाह रहे हैं हमसे, बताओ 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 बच्चों। सर सिंपल है, ये हमसे मेथड नंबर 2 की बात कर रहे हैं, है ना। मेथड नंबर 2 की बात कर रहे हैं। क्यों ऐसा लगा हमारे को कि मेथड 2 की बात कर रहे हैं, क्योंकि सर वहां पे लिखा है, वहां पे लिखा है क्रेडिट टू डेफर्ड इनकम, नेट ऑफ एसेट नहीं लिखा। नेट ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है, मेथड नंबर 1। ठीक है सर, इस तरीके से हम पहचान लेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग 21-22 ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस लेट डाउन फॉर ग्रांट्स, द कंपनी हैड रिफंड ग्रांट टू गवर्नमेंट। अब नहीं लिखा हुआ कि कितना, क्या नाम है, रिफंड किया। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, बैलेंस एंड डेफर्ड इनकम ऑन दैट डेट वॉज 2,10,000, 2,10,000 रुपए। एंड रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट वॉज 1050 लाख, यानी कि 1,50,00,000, सॉरी 10,50,00,000 जी। अब बोला हुआ है कि व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट फॉर रिफंड ऑफ ग्रांट ऑन इफेक्ट ऑफ, एंड द इफेक्ट ऑफ
द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 21-22 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि वो आपसे जानना चाह रहा है कि रिफंड का क्या प्रभाव पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, कितना अमाउंट जो है डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज किया जाएगा। हमें एज्यूम करना है कि स्ट्रेट लाइन मेथड जो था हमारे पास में चल रहा था। नंबर दो पूछा गया है, व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ रिफंड इफ ग्रांट वाज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट। यानी कि अगर हमने मेथड वन फॉलो कर दिया होता। लो जी, एक ही क्वेश्चन के अंदर जान लेने की कोशिश की गई है, दोनों तरीके से पूछा हुआ है। बताओ, इसमें कोई ऐसा नहीं है, थोड़ा लेंदी है लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें ना आता हो। ठीक है, चलिए करें इसको। आइए सर, अब देखिएगा, मैं अगर इन वैल्यूज की बात करूं आप लोगों के साथ, ठीक, अगर मैं थोड़ा सा वैल्यूज की बात करता हूं, इसको हटाते हैं यहां से। क्या बोला गया है कि हमारे पास में 2,10,000 है इस टाइम पे। 210 लैक्स, 210 लैक्स का मतलब क्या हुआ? 2,10,00,000। 2,10,00,000 कैसे आया होगा? सोचने वाली बात है। जरा सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए। 3 करोड़ था, 3 करोड़ में से माइनस हो गया होगा 3 करोड़ का। भाई कितना था अपने पास में? इसको जो इन्होंने एक्वायर किया था 18-19 में किया था, तो 18-19 कितने साल इसको यूज कर लिया होगा? 18-19, 19-20 और 20-21, है ना? 3 साल है ना। रिफंड कब हो रहा है सर? 21-22 में हो रहा है। 21-22 में हो रहा है, तो 3 साल तो हो चुके हैं। तो 3 करोड़ में से अब 10% हम करेंगे। अगर हम डिवाइड करते हैं इसको कितने साल के लिए सर? 10 ईयर्स के लिए सोचा जा सकता है। तो 10 ईयर्स के लिए, तो 3 करोड़ को 10 ईयर्स से अगर हम डिवाइड करते हैं, 3 करोड़ को अगर हम 10 ईयर्स से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है सर? 30 लाख रुपए, है ना? तो 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए हमने 3 ईयर्स के लिए, 30 लाख इंटू 3 माइनस किया होगा 3 करोड़ में से, तो कितना आ जाता है? 90 लाख रुपए माइनस होने के बाद 2,10,00,000, 2,10,00,000 रुपए ही आ जाता है ना? यही वैल्यू हमारे को क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, 210 लाख, ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन। हाँ सर, और इसी तरीके से डेप्रिसिएशन लगा होगा। देखो, 15 करोड़ की थी, 1,500 लाख का मतलब क्या हो गया? 15 करोड़। 15 करोड़ में से हमने माइनस किया होगा, कितना माइनस किया होगा सर? 10%। 10% क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 10 ईयर्स के लिए है। तो हर साल हमने 15 लाख माइनस किया होगा, 15 लाख इंटू 3 ईयर्स। तो हमारे पास वैल्यू कितनी बच गई होगी? 45 लाख रुपए जाने के बाद में 10 लाख, 10 करोड़, 50 लाख बन जाती है। ये भी वैल्यू सही दी हुई है, इसलिए हम इसको क्रॉस क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन के अंदर हमने डाटा को वेरीफाई कर लिया और वैल्यू भी उसने दी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक, चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं अपने पास। ठीक है, पहले मेथड टू से और फिर नेक्स्ट में ये पूछता है वन से भी। ठीक, आओ जी करते हैं अपने पास इस क्वेश्चन को फ्रेम के साथ। ठीक है, एक नई शीट हमने ली और हमने लिखा सर, ये था हमारा, ये है हमारा आंसर नंबर 5, बिना किसी शक के। मेथड सेकंड फॉलो, मेथड टू फॉलो। जी जनाब, हमें तो सिर्फ थर्ड ईयर की एंट्री लिखनी है ना? और वहां पे वैल्यू हमारे को दी हुई है, सिंपल सी बात है ना? और वैल्यू हमारे को कितनी दी हुई है? बोला हुआ है 2,10,00,000 और रिफंड करना है हमने। तो हमने एंट्री क्या बना दी? डेफर्ड, थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं, शुरुआत से मत चालू हो जाना, क्योंकि वहां बोला हुआ है डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट्स, रिफंड की बात से पूछ रहे हैं वो।
डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट्स अकाउंट डेबिट, और वो कितने से था सर? सर 2 करोड़ 10 लाख से था। ठीक। और हमारे को बैंक से पे कितने करने पड़ गए हैं? सर जब लिखना लिखा नहीं है कि कितने पे किए गए हैं, तो उतना ही रिफंड मानेंगे जितना कि रिसीव किया गया था। तो ये 3 करोड़ रुपए मैंने रिफंड कर दिए। ठीक है जी। अब रिमेनिंग कहाँ चला जाएगा? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पी एंड एल अकाउंट डेबिट। और वो कितना? 90 लाख रुपए। और ये वही था जो 3 साल तक हमने इनकम माना था। ठीक है ना? जब मिला तो इनकम माना, जब छीन लिया गया तो वही चीज एक्सपेंस बन गई। ठीक है। अच्छा, अब इसने हमसे पूछा कि क्या इफेक्ट पड़ेगा वैल्यू ऑफ एसेट पे, तो आप लिखेंगे नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट। क्यों? क्योंकि सर हमने एसेट की वैल्यू को तो छेड़ा ही नहीं था ना। सिंपल सी बात है। एसेट की वैल्यू को हमने छेड़ा होता तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता। नो इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ एसेट, क्योंकि एसेट की वैल्यू तो कहाँ इफेक्ट होती है? छेड़ा ही नहीं है हमने। छेड़ा होता तो मेथड 1 होता, लेकिन ये तो मेथड 2 है। और दूसरा, नो इफेक्ट ऑन डेप्रीसिएशन। क्यों नो इफेक्ट ऑन डेप्रीसिएशन? जब सर फिक्स्ड एसेट की वैल्यू पे ही गवर्नमेंट ग्रांट का कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो डेप्रीसिएशन पे कैसे पड़ सकता है? सिंपल सी बात है ना? ये चीजें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। अच्छा सर, चलो, अब जो बातें मैंने आप लोगों को बताई थी वही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई डेप्रीसिएशन कितना है। अब हमारे पास में जो डेप्रीसिएशन आएगा, जो चलता आ रहा है वही चलता आएगा। ठीक है। तो डेप्रीसिएशन अगर कोई हमसे पूछे तीसरे साल में कितना होगा, सिंपल सी बात है सर। 15, 1 करोड़, हाँ 1500 था ना, 1500 ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 15 लाख को। ठीक है। 10 से किया, 10 ईयर्स से, तो वही चलता आ रहा था मेरे पास में। ठीक। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर इसकी वैल्यू कितनी थी, 1050, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी बची है सर? 7 ईयर्स बची है। तब भी सेम ही आएगा। ठीक है ना? सेम ही आएगा, 1.5 करोड़। ठीक। अच्छा जी। तो ये तो हुआ हमारा केस नंबर 1। केस नंबर 1। और केस नंबर 2 में वो क्या मांगना चाहता है? वो कहता है जी मेथड 1 अगर फॉलो किया गया है तो बताइए। तो उस केस में क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगी सर बुक वैल्यू। तो चलिए लिखते हैं मेथड 1 फॉलोड। यहाँ पे पहले लिखिएगा केस 2। मेथड 1 फॉलोड। भाई हमारे दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि चल क्या रहा है। कहीं ऐसा ही ना हो कि हमें यही ना याद रहे मेथड 1 क्या है, मेथड 2 क्या है, मेथड 1 में क्या होता है, मेथड 2 में क्या होता है। इसीलिए मैं आराम आराम से एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों के दिमाग में ये चीजें घर कर जाए बिल्कुल कि हो क्या रहा है। काउंटिंग स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन इतना आसान नहीं है। रट्टे तो बिल्कुल नहीं मारने चाहिए। तो इसके अंदर होता क्या है? मेथड 1 के अंदर रिफंड करने पे क्या होता है बताओ? सर इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है बुक वैल्यू ऑफ एसेट, है ना? हाँ सर बिल्कुल, बुक वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज हो जाती है। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? सर हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। तीसरे साल की बात कर रहा हूँ मैं, बार बार आप लोगों को याद दिला रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड ईयर का डाटा नहीं मांगा उन्होंने, थर्ड ईयर से पूछा है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी। और ये कितना? सर 3 करोड़ रिफंड करने पड़ गए। ये 3 करोड़ की हमने वैल्यू डाल दी।
इसके अंदर तो पी एंड एल का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। अब डेप्रीसिएशन जो है वो रिवाइज वैल्यू पे चार्ज किया जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे क्या, डेप्रीसिएशन टू बी प्रोवाइडेड, डेप्रीसिएशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन रिवाइज्ड वैल्यू, है ना, रिवाइज्ड बुक वैल्यू ऑफ एसेट। और ये प्रोस्पेक्टिवली होता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो डेप्रिसिएशन का खत्म ही हो चुका है, आप लोगों को मालूम ही है। फाउंडेशन के टाइम पे भी नहीं था आपका। अच्छा जी, चलिए अब क्या होगा बताओ। सर ये जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी हमारे पास में, देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, हमने जो आज तक डेप्रिसिएशन लगाया था, देखो कैसे लगाया था। हम्म, हमने क्या किया था, पहले क्या किया था, हमने इसको खरीदा था, तो हमने खरीदा था कितने पे, 1.5 करोड़ पे, मैं इसको 1500 लिख देता हूँ। माइनस किया था, मेथड वन के अंदर क्या करते हैं, सब्सिडी को माइनस कर देते हैं, तो 3 करोड़ माइनस कर दिया था, तो ये जो है वो रह गई होगी 1200 लाख, यानी कि 12 करोड़। और 12 करोड़ को हमने डिवाइड किया था कितने से, सर अपना 10 ईयर्स की लाइफ से, तो हमारा हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा था, सर 1 करोड़ 20 लाख। ठीक है जी, ठीक है, इतना चल रहा था। अब 3 साल इसको यूज करते हुए हो गए, ठीक है, तो इसकी कॉस्ट यानी कि 12 करोड़ में से हमने डेप्रीसिएशन माइनस कर दिया होगा, कितने का, 1.20 CR, 1.20 CR, 1.20 CR, ये फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, 3 साल का, है ना जी। ओके, तो ये 360 माइनस हो चुके हैं। ओके, और 840 इसकी वैल्यू थी आज तक की। अब 840 की वैल्यू के अंदर क्या होने वाला है, सर इंक्रीज आने वाला है, क्योंकि हमने रिफंड कर दिया है, तो ऐड कर दिया हमने रिफंड अमाउंट। और रिफंड क्वेश्चन के अंदर दिया नहीं है कितना किया है, तो हम मान लेंगे जी पूरा का पूरा ही किया है, पूरे का पूरा ही किया है। इसको मैं 1200 लाख लिखता हूँ, वरना आप लोगों को भी कंफ्यूजन हो जाएगी। और ये 1 करोड़ 20 लाख, ठीक है जी, 1.20, ठीक है, तो वो 12, चलिए इसी इसको, हाँ जी, तो इतना जा चुका है। और ये 300 करोड़ नहीं लिखता, इसको 300 लाख लिख दूंगा। 300 लाख का मतलब भी तो 3 करोड़ होता है, 3 करोड़ मैंने ऐड कर दिए। अब रिवाइज वैल्यू कितनी आ गई है, सर 1140, 11 करोड़ 40 लाख। बात समझ में आती है, बिल्कुल सर। अब डेप्रिसिएशन कितना है, एस्टिमेटेड लाइफ कितनी बची है, सर 7 साल बचे हैं, ठीक है, तो 11 करोड़ 40 लाख रुपए को डिवाइड कर दूंगा 7 ईयर्स से, और ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 162.857, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यूज को यहाँ से हटा दूंगा, यहाँ से इसको हटा दूँ, ये आ जाएगी, ठीक है। ओके, मतलब तो सेम ही है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये अब वैल्यू तो लगानी, डेप्रिसिएशन तो लगाना आता है आप लोगों को। थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन लगेगा तो क्या एंट्री बनेगी, बोलो बोलो, सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, नंबर 2 एंट्री बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और फिर और फिर विसर्जित कर देंगे इसको, डेप्रिसिएशन को पी एंड एल अकाउंट में, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट यही निकाल लेना खुद ही, मतलब मैंने पॉइंट्स में लिख दिया। 162 रुपये मत लिख देना तुम भी कहीं, करोड़ों में है वो फिगर।
ठीक है जी, थर्ड ईयर की बात हमसे पूछी गई थी, पहले मेथड नंबर 2 से, फिर मेथड नंबर 1 से। तो अगर कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं तो हमसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, इस बात का आप विश्वास रखिए। ठीक है, ये हमारे पास में हमारी जनरल एंट्री है। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हमने पार्ट 1, 2 और 3 में किया। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपसे कल फिर मुलाकात होगी। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।